वैचारिक पृष्ठभूमि। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। सच पूछा जाए तो मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। विभिन्न वाद और नई कविता। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। सच पूछा जाए तो मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाली रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार मार्क्सवाद या साम्यवाद है। अतः मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उनकी विचारधारा को तीन भागों में बांट सकते हैं: द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मानव सभ्यता के विकास का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मानव सभ्यता के विकास का। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। द्वंद्वात्मक विकास का तात्पर्य यह है कि विकास द्वंद्व से होता है। दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है। बाद में इस तीसरी शक्ति का संघर्ष चौथी से होता है और उसमें पांचवी शक्ति विकसित होती है। इस क्रम से इस भौतिक जगत में नई नई शक्तियों का विकास होता रहता है। मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद से हुआ है। इसलिए यह किसी अलौकिक सत्ता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उसे पांचवी शक्ति विकसित होती है। इसी क्रम से इस भौतिक जगत में नई नई शक्तियों का विकास होता रहता है। मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद से हुआ है। इसलिए वह किसी अलौकिक सत्ता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। नंबर 1 द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, नंबर 2 मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, नंबर 3 मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। मूल्य वृद्धि का सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने बताया कि वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंग है: मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम, मूल्य वृद्धि। पूंजीपतियों ने पूंजी के बल पर स्थूल साधनों अर्थात मशीनों एवं उपकरणों पर एकाधिकार कर लिया है। परिणामतः मूल पदार्थ से उत्पादित वस्तु, जिसमें श्रमिकों का श्रम भी सम्मिलित है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है। पूंजीपति इस पूंजी के बल पर श्रमिकों का शोषण करता है। स्पष्ट रूप से मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया: शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में पूंजीपति, जमींदार, मिल मालिक, उद्योगपति और शोषित वर्ग में मजदूर, श्रमिक, किसान, गरीब। मार्क्सवाद शोषण का विरोध करता है। उसे शोषितों के प्रति सहानुभूति है और वह शोषण को समाप्त कर समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या भी मार्क्स ने इन्हीं दो वर्गों, शोषक और शोषित के आधार पर की है। मानव सभ्यता का समस्त इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष की गाथा है। इसे 4 कालों में बांटा जा सकता है: दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। दास प्रथा वह है जिसमें श्रमिक के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन, इन चारों पर मालिक अर्थात शोषक का अधिकार होता है। श्रमिक के व्यक्तित्व पर भी शोषक का अधिकार। आगे चलकर सामंती प्रथा विकसित हुई, जिसमें दासत्व से मुक्ति दे दी गई, किंतु श्रम, साधन एवं उत्पादन के तीनों पर सामंत का अधिकार रहा। सामंती प्रथा में दासता से मुक्ति दे दी गई, किंतु श्रम, साधन एवं उत्पादन इन तीनों पर सामंत का अर्थात शोषक का अधिकार रहा। तीसरा युग पूंजीवादी व्यवस्था का आया, जिसमें मजदूर के व्यक्तित्व एवं उसके श्रम पर मालिक का अधिकार नहीं रहा, किंतु शेष दो अर्थात साधन एवं उत्पादन पर शोषक का अधिकार बना रहा।
मार्क्स की मानता है कि यद्यपि प्रथम व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था से तीसरी व्यवस्था बेहतर थी, तथापि मजदूरों को दूसरी व्यवस्था से तीसरी व्यवस्था बेहतर थी तथापि मजदूरों को उत्पादन का पूरा लाभ तो तभी मिल सकता है जबकि उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार हो। यह व्यवस्था ऐसे समाज में संभव हो सकती है जिसमें मजदूरों का सत्ता पर अधिकार हो। कार्ल मार्क्स इस चौथी व्यवस्था को लागू करना चाहता था, जिसे उसने साम्यवादी व्यवस्था का नाम दिया। यही व्यवस्था जिसमें श्रमिक को उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिल सकता है। निष्कर्ष यह है कि मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह विद्रोह, हिंसा, क्रांति का भी समर्थन करता है। मार्क्सवाद में शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित किया गया। मार्क्सवाद की मान्यताओं में प्रमुख रहा धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति, नारी का यथार्थ चित्रण। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात छायावाद की समाप्ति काल अर्थात 1936 ईस्वी से हुआ। प्रगतिवाद का सूत्रपात 1936 ईस्वी से हुआ। रूस में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिमी देशों में फैलता उसका प्रभाव। रूस में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिमी देशों में फैलता उसका प्रभाव बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन रहा था। गांधी जी का आंदोलन भी देश में कुछ नवयुवकों एवं गर्म दल के लोगों को नहीं भा रहा था। राजनीतिक दास्ता पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी, जिसके विरुद्ध जनता में असंतोष था। जन सामान्य गरीबी, अशिक्षा, अपमान से त्रस्त था। कम्युनिज्म के सिद्धांतों से भारतीय बुद्धिजीवी प्रभावित हो रहे थे। सन 1935 ईस्वी के आसपास भारत में साम्यवादी आंदोलन आरंभ हो गया। पेरिस में 1935 ईस्वी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय हो चुका था, जिसकी एक शाखा सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में स्थापित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई, जिसका पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया और किसानों मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान किया। शोषक, स्वार्थी, स्वकेंद्रित, जर्जर व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रगतिवाद ने कसकर प्रहार किए।